अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। उम्मीद है आप तमाम नाजरीन की ईद अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों ने उन अफराद को भी अपनी खुशियों में शामिल किया होगा, शरीक किया होगा जो कि इस्तात नहीं रखते हैं। इन दिनों गुज़िश्ता कुछ दिनों काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई। ज़ाहिर बात है ईद स्पेशल प्रोग्राम्स भी चलते रहे तो उस वाले से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सके, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे सबसे पहले बात करें कि प्रेस क्लब लंडी कोतल के जो सदर थे और पेशावर के सीनियर सहाफ़ी खलील जिब्रान साहब, इनको मंगल के रोज़ ही नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और एक तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दुनिया में जो रैंकिंग है वो 152वां है। बड़े अफसोसनाक बात है। जब हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो सहाफ़ी वो तबका है जो कि अवाम की आवाज़ बनते हैं और मज़लूम की आवाज़ जो है वो आला अवानों तक पहुँचाते हैं। जब इनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाएगी इस तरीके से, तो किस तरीके से आम आवाम की जो आवाज़ है, मज़लूम की आवाज़ है, वो आला अवानों तक पहुँचेगी। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ जमीयत उलमाए इस्लाम की जी मिर्ज़ा जान साहब, मौलाना मिर्ज़ा जान, इनको ईद से 2 दिन पहले नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने, इन्होंने भी जी कत्ल कर दिया। और ये जमीयत उलमाए इस्लाम की जी जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले अमीर भी थे। इस हवाले से फजलुर रहमान साहब को भी बड़ा सख्त बयान आया, रद्द-ए-अमल आया, जो कि यकीनी तौर पर बनता भी था। और फिर इससे कुछ वक्त पहले एक और जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा दीन सईद साहब को, उनको भी गुज़िश्ता दिनों नामालूम अफराद ने मार दिया। तो ये जो नामालूम अफराद हैं ये तो पता नहीं कहाँ से आते हैं और सियासतदानों को और साफ़ियों को ख़ास तौर पर KP में टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो मुल्क भर में साफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बिलखसूस इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बजट, प्री बजट हमने प्रोग्राम किया था और अवाम जो तो वो अवाम का जो गिला शुक्वा था वो ये था कि हम तो खाना पीने को तरस रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने स्कूल कॉलेजेस से उठा दिया है, घर बिठा दिया, क्योंकि हम फ़ीसें नहीं दे सकते, हम बिजली का बिल नहीं भर सकते। अब जो बजट अनाउंस हुआ है उस पर हुकूमत के जो मुखालफीन हैं उन्होंने तो ज़ाहिर तनकीद करनी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक बहुत बड़ा अलायंस है हुकूमत का, हुकूमती अलायंस, वो भी तनकीद करने पर मजबूर है। और गिला शिकवा ये आ रहा है कि हमें तो एतमाद में लिया ही नहीं गया, उस पर भी बात करेंगे। फिर इस बजट में हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो फिगर्स हमारे सामने आती हैं बड़ी परेशान कुन है। जो कुल हजम है जी वो 18,000 अरब से ज़ायद का है और परेशान कुन बात ये है कि इसका जो निस्फ है 9,700 अरब, जो ये सिर्फ कर्जे नहीं बल्कि कर्ज़ों का जो सूद है वो अदा करने के लिए हमने पेमेंट करनी है। यानी कि जो हमारा कुल हजम है उसका जो 50% है वो जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो उन कर्ज़ों का जो सूद है उस सूद को अदा करने में हमने ये अमाउंट देनी है। तो फिर ज़ाहिर है फिर डिलीवर कैसे होगा आवाम को। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है मौक़िफ़, उसका निचकारी पे जो है वो स्टैंड सामने आया है कि निचकारी के हक़ में नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब का पिछले दिनों बयान आया था कि स्टील मिल्स के हवाले से कि अगर हुकूमत नहीं रखना चाहती तो हमें दे दे, हम इसको चला लेंगे, हम ख़रीद लेंगे। फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी मुखालफत क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानी है या फिर सियासत ही करनी है? क्योंकि बेनज़ीर, अगर हम फैक्ट्स देखें, हिस्ट्री देखें, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में 1993 से 1996 तक 28 कौमी असासों की जो है जी प्राइवेटाइजेशन हुई थी। यानी कि इस दौर में सबसे ज़्यादा जो इदारे हैं प्राइवेटाइज़ किए गए थे। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वो ठीक थी तो इसका मतलब है कि अब ये गलत बात कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। फिर एक और चीज़, हमारी पॉलिसीज़ की कुछ समझ आती नहीं है। 1970 की दहाई में, 70s में जो इदारे थे उनको हुकूमती तहवील में ले लिया गया और फिर समझ आई कि ये हुकूमत के बस का काम नहीं है। और फिर 80s की दहाई में आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से वो इदारे प्राइवेटाइज होना शुरू हो गए। और याद रहे कि 1970 में जब सरकारी तहवील में इदारों को लिया गया था, ये वो दौर था जब ये गोस्ट स्कूल्स और गोस्ट मुलाजमीन का कॉन्सेप्ट सामने आया था। गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट मुलाजमीन यानी कि वो अफराद, वो स्कूल्स जो कि कागज़ों में तो हैं, तनख्वाह मिल रही है स्टाफ को, लेकिन ऑन ग्राउंड वहाँ स्कूल में ना कोई असातिज़ा हैं, ना ही उस स्कूल में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि गाय भैंसें बांधी हुई हैं और वो मकामी वडेरों के या जो असर रसूख रखने वाले अफराद हैं उनकी गाय भैंसें वहाँ पे पल रही हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक मिर्ज़ा साहब, सेनेटर हुमायूं साहब, उज़मा कारदार साहिबा और इमरान अय्याज साहब हैं जी, ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से। तमाम मेहमानों को वेलकम जी और तमाम मेहमानों को गुज़िश्ता ईद मुबारक भी। इमरान अय्याज साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि खलील जिब्रान साहब को जो कत्ल किया गया, क्या वो कोई ख़ास स्पेसिफिक स्टोरी पे काम कर रहे थे? उनको ऑलरेडी थ्रेट्स थे भी, और KP में इस वक्त सहाफ़ियों के लिए कितना मुश्किल है बहसीयत सहाफ़ी काम करना? शुक्रिया फ़हीम भाई।
सबसे पहले तो ये कि बेहतर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर नायब सदर के इस वाक़े की मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। दूसरा ये कि ये वाक़या नाखुशगवार वाक़या जो है ये मंगल के रोज़ पेश आया था। ईद का दूसरा दिन था जब खलील जिब्रान अपने दोस्त के हमरा सज्जाद एडवोकेट के हमरा एक दोस्त के घर खाना खाने से वापस आ रहे थे कि रास्ते में जो है उनको ये एक बुज़दिलाना फ़ेल था जिसमें उनको शहीद किया गया। जो पुलिस सरबराह है उनका ये कहना है कि जब ये वापस आ रहे थे तो एक पहले से मौजूद गाड़ी में कुछ अफराद सवार थे, उन्होंने उनका रास्ता रोका, उसके बाद गाड़ी से उतर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें से 19 गोलियां जो है वो खलील जिब्रान को लगी थी, जबकि दो गोलियां जो थी वो जो उनके दोस्त है सज्जाद एडवोकेट उनको लगी थी, वो जख्मी है, उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। थोड़ा सा खलील जिब्रान के हवाले से मैं बता दूं, जो नाज़रीन है उनको मैं बता दूं कि खलील जिब्रान जो है वो बेसिकली लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखते थे। लंडी कोतल प्रेस क्लब के साबिक़ सदर भी रह चुके हैं। 20 साल से ज़्यादा वो सहाफ़ती जो सरगर्मी है उससे मुंसलिक थे, मुख्तलिफ इदारों के साथ उन्होंने काम किया। आजकल वो एक पश्तो चैनल जो है खैबर टीवी के साथ वो तकरीबन 14 से 15 साल से वो वाबस्ता थे, वो काम कर रहे थे। ये मैं बता दूं कि इससे कबल भी इन पर एक दफ़ा हमला हुआ था, कातिलाना हमला हुआ था जिसमें बाल बाल बच गए थे, जबकि 2017 में भी जो पुलिस सरबराह है उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक कार रैली थी, कार रैली से जब ये वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के नीचे जो था वो बम नस्ब किया गया था। जब एक चेक पोस्ट पर पहुंचे वहां पर एफसीएल कार ने उसकी गाड़ी को चेक किया तो वहां नीचे जो बम नस्ब था उसको उतारा गया, उस बम को नाकारा बनाया गया था। तो 2 दफ़ा इससे कबल भी इन पर अटैक हुआ था और ये तीसरी मरतबा जब अटैक हुआ तो इसमें वो इनको शहीद कर दिया गया। ये आपका बताइए सवाल कि ये था अच्छा कि मुझे ये क्या बताइए कि केपी में इस वक्त बहसीत साफ़ी आपके लिए कितना मुश्किल है काम करना? देखिए जी, केपी में जब से ये दहशतगर्दी का जोर था 2004 से लेकर 2002, 3, 4, 5 और ये 10 तक, ये सहाफ़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन दौर था और इंतहाई तकलीफ दे दौर था और काफ़ी सहाफ़ी जो है और अगर इसमें आज की अब तक बात करें शहीद हम, हो चुके हैं। अगर हम आज की बात करें, जी फ़हीम भाई, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं माजी में जा रहा हूँ और अब थोड़ा सा सूरत हाल को मैं वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अब ये तकरीबन कोई 18, 19, 2 इसके बाद जो है और तकरीबन ये साल 1.5 साल हो गए हैं कि मुतवातिर के साथ जो है सहाफ़ियों पे हमलों का जो सिलसिला है वो एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। ठीक है। वज़ीरिस्तान में पिछले दिनों कामरान को शहीद किया गया, ये वाक़या पेश आया, इससे कबल भी 2 वाक़ये हो चुके हैं। तो ये 22, 23 और 24 ये जो सिलसिला है ये मुतवातिर अब दोबारा शुरू हो चुका है और मुतवातिर जो है ये हमलों का सिलसिला जो है ये जारी है। इसमें ठीक है एक बात है कि जी। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है दोनों जो है इन हमलों को रोकने में, इन साफियों को जो हमले इन पर हुए, जो कत्ल किए गए, इनको अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई वजह ठीक है, सामने पॉइंट नहीं है अभी टेकन। तक। ठीक है ये सिर्फ ये जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे साथ ही रहेगा हुमायूं साहब। पीटीआई के पास है सूबा केपी और जाहिर बात है कि तमाम जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पे हुकूमत में नहीं डाली जा सकती। केपी के सूबे के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो भी सब जानते हैं, लेकिन आप एक तो ये बताइए कि किस हद तक मज़म्मत करते हैं और क्या वाकई ऑन ए सीरियस नोट केपी हुकूमत को फौरी तौर पे जो कातिल हैं उन तक पहुंचना चाहिए? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ केपी में नहीं, मुल्क भर में जब भी किसी सहाफ़ी का कत्ल हुआ है तो कातिलों तक पहुंचना पता नहीं क्यों नामुमकिन हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इस किस्म के जितने भी हैं जहाँ पे आपने किसी को टारगेट किया है, चाहे वो कोई भी शख्स हो, पॉलिटिशियन हो, जर्नलिस्ट हो, कोई आम शहरी हो, किसी भी लिहाज से हो, ये चीज़ें बेसिकली स्टेट की जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्शन दे। हम लोग अनफॉर्चुनेटली एज अ स्टेट पाकिस्तान फेल हो रहा है। पाकिस्तान इसलिए फेल हो रहा है कि हमारे मुल्क में स्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अदल व इंसाफ। स्टेट के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको इक्विटी कहते हैं। मींस के स्टेट के सामने सारे लोग एक जैसे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ना पाकिस्तान में हर एक बराबर है और ना पाकिस्तान में किसी को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि अब तो आबरू का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। अब तो आधी रात को लोगों के घरों में घुस के उनकी आबरू को पामाल हो रही हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो ये सारी चीज़ें एक ये इशारा दे रही है कि पाकिस्तान एज़ अ फंक्शनल जो है ना यूनिट, उसके अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को ठीक किसने करना है? इसको हम सब ने मिलके करना है। अवाम ने, हुकूमत ने। अवाम हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेगी और उसकी वजह ये है, इसकी बेसिक वजह अगर आप देखें वो ये है कि हमारे अंदर पॉलिटिकल मेरिट नहीं है। पॉलिटिकल मेरिट का मतलब ये है
कि अगर 1971 में जो पार्टी जीतती और जिसका आपने रेफरेंसेस दिए थे, अगर वो पार्टी जीतती, उनको इख्तिदार मिल जाता, तो पॉलिटिकल मेरिट के तहत पाकिस्तान कभी दो लख्त ना होता। फिर हमने देखा कि 1980s में और 1990s में खास तौर पे पीएमएलएन की जो हुकूमत है, 9 दफा प्रॉक्सी बनी है किसी और हुकूमत को गिराने में, 9 दफा। तो आप इन्होंने समझते 9 हैं कि ये मुख्तलिफ अवामिल हैं हुकूमतों जिनकी को वजह गिराया से है। सहाफ़ियों के कातिल आज तक पकड़े नहीं जा सके? एग्जैक्टली नहीं, देखिए ये बात नहीं है। देखिए ये ऐसा होता है कि ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो फंक्शनरी है वो डिटेरियोरेट हो रही है। वहां पे जो मेरिट है वो नहीं है, और जिस जगह पे जिसको बैठना चाहिए वहां पे वो नहीं बैठ रहा, कोई और बैठ रहा है, जिसकी वजह से फैसले गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज सही सिमत नहीं जा रही। अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर अच्छा, मैं क्विकली ड्राइवर कता और कलामी के लिए जो माजरत हमायूं साहब, माजरत कता कलामी के लिए आप इसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। आप समझते हैं कि मैं तवक्को कर रहा हूं कि आप भी प्रेशर डालेंगे, बात करेंगे, आपके कलीग्स हैं कि केपी में ये जो वाकया हुआ है एटलीस्ट जो कातिल हैं वहां तक फौरन पहुंचा जाए। जब कोई इंटरनेशनल प्रेशर आता है किसी के कत्ल पे तो फौरन से जो कातिल हैं वो उनकी जियो फेंसिंग भी होती है, 48 घंटे में कातिल पकड़े जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली साफियों के केसेस में ऐसा होता मैं नहीं है आपसे मैं पाकिस्तान। आपसे मैं आपसे बिल्कुल मैं देखिए मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की जो केपी की जो हुकूमत है, उनका ये अवलीन फर्ज है कि वो इसके वहां पे जरा जियो फेंसिंग करे। अब इसमें कुछ ऐसे इदारे भी आ जाते हैं जो जियो फेंसिंग वो लोग कर सकते हैं, वो आम पाकिस्तान की जो पुलिस है या जो केपी की पुलिस है वो शायद ना कर सके, या उनके एंड दैट पास इज ना, वेरी मुझे नहीं मालूम। अनफॉर्चुनेट, दैट इज ठीक है, वेरी ठीक अनफॉर्चुनेट, है, जो कि पुलिस के पास होना चाहिए था आज हर के एक के दौर में। पास होना चाहिए। देखिए अच्छा ये हुमायूं जितने भी, साहब, चाहे ब्रेक वो में वक्त सिविल, थोड़ा सा इन कम रह के सबको मैं ये चाहता करना हूं कि चाहिए। ब्रेक से पहले मैं जाने से पहले उज़मा साहिबा को शामिल कर लूं। प्लीज प्लीज, यू आर द बॉस। उज़मा साहिबा नहीं सर, आप हमारे मेहमान हैं, हम तो आपके मेज़बान हैं। उज़मा साहिबा ये बताइएगा कि ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया, सीनियर सहाफ़ी का कत्ल, फिर JUFA के 2 रहनुमा उनको मार देना, तो सियासतदान प्लस सहाफ़ी इनको टारगेट किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पे कातिलों तक जब तक नहीं पहुंचा जाएगा तो तब तक मैसेज नहीं जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि रियासत, रियासती इदारे, हुकूमतें जो हैं उनकी रेड कायम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो हैरान रह गई हूँ आपके मेहमान की बातें सुन के। आप एक इंसानी जान का कत्ल हो गया, और आपको पता है इस्लाम कहता है कि एक मुसलमान का कत्ल पूरी उम्मा के कत्ल के मुताबिक होता है। इनको कोई फ़िक्र फ़ाका नहीं, कोई गम नहीं कि भई कोई कत्ल हुआ है। ब इन इन इन्होंने अपने ये हर चीज़ जो है ना, पूरा मलबा जो है वो पूरे पाकिस्तान की रियासत के ऊपर डाल दिया। फ़ेल हो गई है, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, ये हो गया, वो हो गया। भई आप अपने रोने-धोने पे अब सियासत लोग अगर एक यहाँ पे जान गई है तो आप उसमें सियासत तो ना करें, आप अपनी जवाबदेही करें। आपने बिल्कुल इनको सही कहा कि केपी के सूबे में एक हुआ है ये कत्ल, तो आप उसके उसकी ज़िम्मेदारी लें, ओनरशिप लें और कहें कि हाँ, हमारे सूबे में हुआ है, हम पूरी तफ्तीश करेंगे और हम जो कातिल हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही उलट है, इनको कोई परवाह नहीं है, जो मर्ज़ी होता रहे, कोई ठीक है, इनको पॉइंट टेकन। कानून से भी कोई अमल। तो मेरे ख्याल में ये बड़े अफ़सोस की बात है, जो कत्ल होते हैं उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वो कम है, ठीक है, पॉइंट टेकन। और ये हमारे जो खलील जिब्रान थे, इनका जो जी आपने ठीक है, रिपोर्ट में मैं बताया चाहता हूँ है, कि जी इनको पॉइंट टेकन, मैं चाहता हूँ कि बजट पे भी हम आ जाएं। मैं हुमायूं साहब से पहले जानना चाहूँगा, हुमायूं साहब क्या एतराज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अभी बजट पेश हुआ है? अच्छा, वैसे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जी मैंने हाँ। किसी वक्त ये नहीं कहा कि हमारा क्या रोना धोना है, मैंने इस चीज को वो किया। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, एक दफे एक आदमी के पेट में दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको पूछता है क्या खाया हुआ है, तो जब वो बताता है कि मैंने जली हुई रोटी खाई थी, तो वो उसकी नजरों की दवाई देता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम नजरों में था। जब तुम्हें नजर आ रहा है कि क्या चीज खराब है तो उसको ठीक करो, ना कि दूसरी चीज करो। तो बाज दफा आपको देखना होता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको एड्रेस कि करेंगे, सब रूट चीजें कॉज ठीक किधर हो है, जाएंगी। ठीक है। लेकिन अच्छा मैं हुमायूं इससे साहब, मैं ब्रेक का, रूट मुझे कॉज को ब्रेक का कर रहा बार है। बार अब कहा आ जा जाती रहा है है, बजट। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान अयाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर लेंगे इश्तियाक मिर्ज़ा साहब, उनको भी हम डिस्कशन में शामिल करेंगे माशी मसाइल और बजट के हवाले से। हमें इश्तियाक मिर्ज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। तो हुमायूं साहब आप काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, रिपीट कर देता हूँ नाज़रीन के लिए भी, और इश्तियाक साहब भी पहले हमारे साथ नहीं थे,
कि क्या आपको असल एतराज़ है क्या? देखिए बजट जी, से आपको हमें क्या? असल एतराज ये है, जी। हमें हमें असल एतराज ये है कि ये जो बजट है ना, हम्म, इस बजट के अंदर अगर आप देखें जो 18 खरब रुपए का इन्होंने वो किया है। अच्छा, अगर आप इसमें देख लें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी हाँ। इसमें पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख जो है ना ये सरकारी गाड़ियां हैं। हर एक को तकरीबन 400 लीटर पेट्रोल महीने का मिलता है, और अगर आप इसकी प्राइस करके देख लें, ये तकरीबन 11-12 खरब रुपए बन जाता है टोटल। ठीक है, अगर आप इस 11-12 खरब रुपए को आप देखें और इसको हम खाली मैनेज कर सके, तो अगर 18 खरब में से ये 10-11 खरब रुपए आप माइनस कर ले, पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रह जाता। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि जब आप बजट बना रहे होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप पढ़ ले वर्ल्ड डेवलपमेंट जो जो फोरम है, रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 की, तो वो कहता है कि जिन जगहों पे 3 चीजें ना हो, जिसका मतलब है एक सिक्योरिटी, एक जो पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए, और इक्विटी मींस स्टेट सबके लिए बराबर हो, तो इसका मतलब है वहां पे जो बजट बनता है वो लोग खुद नहीं बनाते, वो आवाम के लिए नहीं बनता, वो एक जो ऐसे तबके के लिए बनता है कि जो कि किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है डिसीजंस को। अब इसकी मिसालें अगर आप ले लें तो 2015-16 में पेंशन के ऊपर जो चीजें पास हुई थी कि उन्होंने, ऑब्वियसली पेंशन कौन लेता है? गवर्नमेंट के इदारे लेते होते हैं। जो उनको प्लीज करने के लिए जो पेंशन का तरीका बनाया गया था, आज पेंशन पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और थैंक यू वेरी मच पीएमएलएन वालों ने ये किया था। उससे पहले चले जाए तो 3 पॉलिटिकल पार्टीज, एक सबसे पहले पीपल्स पार्टी, दूसरा मुशर्रफ का दौर, और तीसरा जो था पीएमएलएन का दौर, इन्होंने आईपीपीज के अंदर वो काम किया है कि आज 2.5 से 3 खरब रुपए हर साल हमें देने पड़ते हैं ऐसी कंपनीज को जो इन्फ्लुएंस करती थी। मैं मिसाल देता हूं, एक इन्हीं के बाज लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते होते, उनकी आईपीपी है, एक यूनिट नहीं बनाया, 28 अरब और रुपए हम अपने लेकर चले गए नाजरीन के लिए प्रॉफिट इसको में। सिंपल करके बता देते हैं कि आईपीपीएस का इशू होता क्या है। वो ये होता है कि बेसिकली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आईपीपीएस के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान वापडा उनसे बिजली नहीं भी खरीद रही, फिर भी उन्होंने हर महीने हुकूमत पाकिस्तान से पेमेंट लेनी है। ऐसा है? सर, खरीदने को छोड़े, वो ना भी बनाए तो पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ। खरीदेंगे तो तब जब ऑब्वियसली बनाएंगे वो ना, जब खरीद, वो जब ना उन्होंने, भी जब चाहिए बनाए, नहीं तो प्रोड्यूस क्यों ना भी करेंगे? बनाए अच्छा, लेकिन हुमायूं ना, साहब, लेकिन ये एग्जैक्टली बताइए, यहाँ पे सवाल फिर ये है। एक बात याद रखिए, एक मिनट है जाए, जी एक जी मिनट है जाए, मुझे जरा खत्म कर लेते हैं। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो स्टील मिल जो कि 2008 तक अरबों रुपए की प्रॉफिट में थी, 2008 से लेके 2015 के दरमियान में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, तबाह कर दिया उसको। वो मशीनरी भी तो पुरानी उसके होगी, बाद उसको हम अपग्रेड चले नहीं किया जाते, गया। अच्छा हुमायूं साहब, ये बताइए, लेकिन आप नहीं समझते कि जब हमारा 18,000 अरब से जायद की जो अमाउंट है, वो बजट है वफाकी, उसमें से जो 9,700 के करीब अरब जो है वो तो सिर्फ कर्जों के जो सूद है उस पर चला जाएगा, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं है। देखिए ऑप्शंस है ना, मैं आपको मिसाल देता हूं। अर्जेंटीना में देख लें, वहां पे हावियर अभी आए हैं, नए प्रेसिडेंट आए हैं, 10 दिसंबर को उन्होंने चार्ज संभाला है। 7 महीनों में 25.5 इन्फ्लेशन रेट को ठीक है, सिर्फ पॉइंट अपने टेकन। एक्सपेंसेस कम करके ठीक है, उन्होंने 4.2% पे ले आए हैं। मैं आप वापस अपने आता हूँ ये आपकी खर्चे जानिब। खत्म करें ना। ठीक है, ठीक है। इश्तियाक साहब, अच्छा ये बताइए कि ये जो जितने इतराज़ात हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, ये क्या जस्टिफाई कर रही है हुकूमत जो बजट पेश किया है? क्या आम आदमी को वाकई में रिलीफ मिलने जा रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको बजट के बारे में बताऊं, ये आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमारी मईशत के अंदर बेहतरी आई है, और सबसे बड़ी बेहतरी यह है कि हमारा इन्फ्लेशन जो था, जो 30% से ऊपर क्रॉस कर गया था, अब उसमें कमी आ रही है। और ये बजट जो बनाया गया है वो उसके ऊपर बेस पे बनाया गया है कि हम महंगाई की शरह को 12% के ऊपर लेके आएंगे। अब आ जाए कि जी देखिए, एक सख्त बजट जरूर है, क्योंकि डेफिनेटली हमें कुछ दिनों बाद आईएमएफ के पास जाना है, और आईएमएफ की ये शर्त है कि आने वाले बजट के अंदर आपका रेवेन्यू का जो टारगेट होना चाहिए वो 12 ट्रिलियन होना चाहिए। इस बार सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान ने 9 ट्रिलियन जो था उसको हमने अचीव कर लिया, जो कि कमेंडेबल चीज है, एक अप्रिशिएट करना चाहिए उसके अंदर हुकूमत को, जो लास्ट ईयर से
30% उसके अंदर इजाफा हुआ है। हमने रेवेन्यूज जो कि अपने, हालांकि डिस्पाइट हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो काफी उसके अंदर कमी थी, हमारी इकोनॉमी जो थी वो इतनी ज्यादा जीडीपी नहीं कर रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने 2.4% जीडीपी को जो है हासिल किया है। देखिए, जो पॉजिटिव चीजें हैं हमें उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके अंदर आईएमएफ हमें पुश करता है, वो ये कह रहा है कि हमारा टैक्स पे करने वालों का और जीडीपी का जो रेशियो है वो 10% से कम है, जब इंडिया और जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे 12, 13 और 16% तक चला गया है। उसकी एक बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी 50% से ज्यादा हमारी जो इस और हमें जो है 13.5% पर लेके जाना पड़ेगा मिनिमम। हाँ जी, क्या हो रहा है कि आईएमएफ कह रहा है कि रीजनल कंट्रीज आपके 12% से ऊपर जीडीपी रेशियो है आपका रेवेन्यू का, तो आप भी वो करें और करना भी चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 50% से ज्यादा जो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जिनको हम नॉन फाइलर कहते हैं, वो जनाब बदमाशी पे उतरे हुए हैं। वो कहते हैं कि और हम टैक्स इश्तियाक साहब, आप भी समझते हैं कि बदमाशी जो है ये हमारी हुकूमत ने उनको करने के लिए खुद से, हमारी जो माजी की हुकूमतें हैं उन्होंने खुद से ये स्टेटस दिया है। ये नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट तो दुनिया में कहीं जब नया नया आया था तो मजाक बनता था हमारा कि नॉन फाइलर होता कि आप ज़्यादा पैसे दें और बस ठीक है अपना काम चलाएं। सर, मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ। आप यकीन करें कि कभी मोरक्को में हम इकोनॉमिस्ट के साथ बैठते हैं और उनको हम नॉन फाइलर कहते हैं तो हमारे पे हंसते हैं, क्योंकि हंसने का ये किसी और कंट्री के अंदर ये नॉन फाइलर नाम की कोई चीज तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विल है ही तो नहीं मामलात हल करने के लिए। हाँ, तो अब ये है कि जब तक इन लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा तो ये हमारी इकोनॉमी जो है उसमें बेहतरी नहीं आएगी। मगर इकोनॉमी में मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, क्विकली मैं असल में प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। क्विकली ये बताइए कि टैक्स की आपने बात की, जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरीड लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसका क्या कसूर है? वो पूछते हैं कि जो कारोबारी आदमी है वो अपने वकील के थ्रू लॉसेस दिखा के प्रॉफिट दिखाता है ही नहीं, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो वो टैक्स से बचत हो जाती है, ग्रे एरियाज यूज़ करता है। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाह आती है, आते ही घट जाती है ऑटोमेटिकली। ये जुल्म नहीं है? फहीम साहब, मैं एग्री नहीं करूंगा यहाँ पे। देखिए, अगर 9 ट्रिलियन हमने, 9 ट्रिलियन का मतलब होता है 9,000 अरब, अगर हमने रेवेन्यू का कलेक्शन किया है तो किसी ने, फरिश्तों ने आके तो टैक्स पॉइंट टेकन। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं उस्मा साहिब, मैं वापस आऊंगा। उस्मा साहिबा, अब मसला ये है कि किसी भी, जैसे हुमायूं साहब ने शुरू में जिक्र किया था, जब मैं जिक्र कर रहा था इंसाफ़ी की कत्ल की और सियासी रहनुमाओं के कत्ल की, तो बात हो रही थी इदारों की और इदारों के काम करने की और स्टेबिलिटी की। अब सवाल ही पैदा होता है कि नून लीग की गवर्नमेंट है और ज़ाहिर अपोजिशन ने तो आप पे तनकीद करनी है, एतराज़ भी करने हैं और उनका काम भी है अपोजिशन का। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो बार बार गिला कर रही है कि आपने उनको एतमाद में नहीं लिया। सवाल ही पैदा होता है, आप लोगों ने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, उनको बताया था कि जी मीटिंग बुलाई और बताया कि हम ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं, बट मुशावरत में आपने उनको शामिल नहीं किया। ये सेनेटर ताज हैदर साहब हैं, ये भुट्टो साहब के दौर के पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथी भी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जी बजट दस्तावेज़ का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से फिर और भी बयान आए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनका भी बयान आया, बिलावल साहब के भी आए। तो आपने उनको अपने साथ क्यों नहीं मिलाया? आपको क्या लग रहा था कि पीपल्स पार्टी आपका साथ नहीं देगी? ज्यादा अच्छे तरीके से अवाम के लिए डिलीवर करते? मैं आपको जवाब देती हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट्स मुझे उससे पहले करने दें। एक तो सेनेटर साहब जो है ना, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि पता नहीं कितने खरब का जो पेट्रोल है वो हम बचा सकते हैं अगर हम ये मुराद बंद कर दें ब्यूरोक्रेसी वगैरह की। तो भाई 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास तो सुनहरी मौका था, जरा इसका एक जवाब उनसे ले लें प्लीज, ताकि हमें भी पता चले कि वो खरबों क्यों इन्होंने नहीं बचाए। दूसरे, इन्होंने कोई 2017 की कोई रिपोर्ट का जिक्र किया है, थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर ले। 2017 तो बहुत पुरानी रिपोर्ट होती है ना, कोई 2024 में आने की कोशिश करें। 2024 में फिच की रिपोर्ट आई है और वो एक इंटरनेशनल जो इदारा है उसने कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से 38% से इन्फ्लेशन को नीचे लेके आई है हुकूमत 12% तक, और ये अगले साल भी उन्होंने कहा है कि 12% से ही ऊपर नहीं जाएगी, और सब जो इशारे हैं वो अच्छे हैं और मुस्बत है। अब मैं आ जाती हूँ आपके सवाल पे। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इल्हाक है
और हम इकट्ठे पीडीएम की हुकूमत में भी थे और इस हुकूमत में भी हम समझ रहे थे कि वो हमारे साथ आएंगे। पीडीएम के हवाले और से जो पूरी तरह गवर्नर से पंजाब है ना उसे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हमारा जो 16 महीने का टाइम था बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस था नून के साथ। हाँ, आप देखें ना, अब बात सारी ये है कि अगर आपका बैड एक्सपीरियंस था तो फिर आपने हमारे साथ क्यों इल्हाक किया? आपने बेहतरीन सीटें ली, सदर आपके आए, जरदारी साहब, वो हमने आपको सपोर्ट लेकिन किया अब तो तो आपको आए। जरूरत थी फिर ना। आपके देखें, फिर आपके जो गवर्नर पंजाब है वो भी सीट जो है वो हमारे उसके मुशावरत से आपको दी गई। फिर सेनेट के जो चेयरमैन है उनकी भी सीट मुशावरत से और हमारी सपोर्ट से आपको मिली। तो अगर आपने इस तरह के प्रिविलेजेस और पर्क्स लेने थे तो फिर जाहिर है कि कुछ ले और कुछ दे के लेकिन फिर साथ ही यहाँ पे सवाल ही हुकूमत पैदा होता है कि चलती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं कन्विंस किया कि आप हुकूमत का हिस्सा बने, जिम्मेदारी भी बांटे। लेकिन इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद ले लूँ। यहाँ पे नाज़रीन क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं बैक। जी उस्मा साहिबा बताइएगा कि बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ का इजहार करती है बरमला कि जी वो मजे तो ले रहे हैं आईनी ओहदों के, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो आप कन्विंस करते हैं ना उनको, अगर आपको मजबूरी नहीं थी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमने बहुत दफा फहीम उनको इनवाइट किया कि आए आप कैबिनेट में हमारे साथ बैठें, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी तरह लेने की वो नहीं उनकी इस वक्त ख्वाहिश। वो कहते हैं कि बस जो भी है वो आपके जिम्मेदारी आपके कंधों पे आए। तो अब बजट जो है अगर हमारी जिम्मेदारी है तो फिर वो हमने देख भाल के रखना है ना, तो उस पे फिर वो अब डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर वो चाहते थे कि उनकी भी ओपिनियन शामिल हो और उनकी भी पॉलिसी बीच में हो बजट के, तो उनको चाहिए था हमारे साथ बैठ जाते फिर कैबिनेट में। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा अच्छा दूध। उस्मा तो साहिबा, ये इसलिए बताइए कि ऐसा तो नहीं होगा कि जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या किसी और पार्टी पे या अलायंस पे ये तो नहीं कहेगी कि हमारे लिए बड़ी मजबूरियां थी, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलना था, हम डिलीवर नहीं कर पाए, जैसा कि पीडीएम के दौर में बाद में मौक़िफ़ सामने आया। हर पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें मौका नहीं मिल सका, नून ने कहा हमें मौका नहीं मिल सका, मजबूरी थी, सबको साथ लेके चलना था। क्या आवाम को ये सुनने को तो नहीं मिलेगा? देखें, हम लोग तो मिसाक जमहूरियत में चूंकि जमहूरी पार्टी है, मिसाक जमहूरियत मिसाक मईशत दोनों में बिलीव करते हैं। हम सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी हैं और इंशाल्लाह ताला हम पूरी जिम्मेदारी भी उठाएंगे। मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सारे जो इशारे हैं मुस्बित हैं। देखें, स्टॉक एक्सचेंज बजट के बाद 78,000 इंडेक्स पे पहुंच गया, हाईएस्ट। और आपका डॉलर इस वक्त स्टेबल है, आपकी इन्फ्लेशन 12% पे है। सारे मुस्बित आपके इशारे अच्छा आ ये रहे बताइए कि हैं। मैं उसके बाद हुमायूं साहब के पास जाऊंगा। जो मुझे इंडिकेटर्स जो हैं उनसे एकदम से मेरे जहन में सवाल आ गया, 300 अरब रुपए का जो आटा झोंक दिया जिसमें, उसकी जो इंक्वायरी हुई उससे आप मुतमईन है जाती? तो ऑनेस्टली बताइएगा, आप मुतमईन है किस चीज से? 300 अरब रुपए की जो गंदम मंगवा ली गई पाकिस्तान गैर जरूरी, देखें मेरी आप बात उसकी सुने इंक्वायरी जो हुई है फहीम, उससे मुतमईन है जाती तौर पे? ऑनेस्टली फहीम बताइएगा। देखें, ये देखें, हमारा ये पंजाब का मामला नहीं और ना हमारा ये फेडरल, ये चीजें हुई थी केयर टेकर हुकूमत में। जी हाँ। केयर टेकर हुकूमत हमें हमारी तो नहीं थी। वो मलबा आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? उसकी नहीं, मैंने आपसे पूछा जो इंक्वायरी के नतीजे में जो चीजें सामने आई हैं उससे आप मुतमईन है अगर आपने उसको फॉलो किया तो? नहीं, देखें, मुतमिन कैसे हो सकते हैं? ठीक है, पॉइंट तो टेकन। बिल्कुल ठीक नहीं है, हो मैं सकते। हुमायूं साहब की जानिब जाता हूँ। हुमायूं साहब, कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? वाकई में आप क्या सड़कों पे आएंगे? ख़ास तौर पे मुझे बताइए फजलुर रहमान साहब के हवाले से, चूँकि नून लीग की जो आला क़यादत है वो और उनके रहनुमा वो तो सब यही कह रहे हैं कि जी बुलाना साहब और हम एक ही बात है, पुराने साथी हैं, वो हमारा नेचुरल अलायंस है, पीटीआई के साथ नेचुरल अलायंस बनता ही नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर आपके साथ अलायंस कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और दैट्स अ फैक्ट। उस हवाले से भी कुछ बताइएगा, कहाँ तक मामला पहुँचे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं अभी अभी जैसे उस्मा साहिबा ने बताया ना कि इससे पहले ये तो इनकी हुकूमत में ये आटे-वाटे का नहीं हुआ था। यही चीज़ काकड़ साहब से पूछी गई थी। काकड़ साहब ने इन लोगों को उसी वक़्त चुप करा दिया था कि ये आप लोगों के ही दौर में सब कुछ शुरू हुआ था, सब कुछ हुआ था। और उन्होंने ये भी कहा था फॉर्म कि ज़्यादा 47 बातें का की तो जिक्र मैं भी किया था। फॉर्म 47 का भी ज़िक्र उसी वक़्त जी किया हाँ। था कि उन्होंने कहा था ज़्यादा बातें ना करो मेरे ऊपर, वरना फॉर्म 47 का बता दूँगा कि आप लोग उसकी पैदावार हो और कुछ नहीं हो। यही मैं कहता हूँ कि ये असल मसला ही यही है।
कि जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था तब भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट थी, आज भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। नंबर 2, ये जिनको कहते हैं कि ये उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्हीं के वजीर आज इनके वजीर हैं, उनके चीफ मिनिस्टर इनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कितने लोगों को इन्होंने वोट दिया हुआ है, उसके इनके कितने लोगों को इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये सारा बेसिकली ये सारे अंदर से मिले हुए लोग हैं। और उस लिहाज से रही बात ये कि अगर मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल जाते, मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ एक पॉइंट पे मिले और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान में फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। अगर हम ये कर चाहते हैं तो हम पाकिस्तान की जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और अगर इसमें हम किसी लिहाज से वो कर जाएं कि लेट्स जी हाँ। से कि जी, हम उज़मा ये साहिबा, ना मैं कर आता हूँ सकें, आपकी या जानिब। उज़मा साहिबा की ऑडियो खोलिएगा जेयूआई जी। अपने मौकफ से बदल जाए, जी। तो फिर ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा इस मुल्क के लिए एक नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हमारे साहब, जो सीएम केपी हैं, वो ज़ाहिर है एक बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े होते पे हैं, अपने बयानात के जवाबात के जिम्मेदार भी खुद हैं वो। लेकिन ये बताइएगा कि आप उनकी पार्टी से उनको आप नहीं समझते थोड़ा सा काम डाउन हो जाना चाहिए? जिस तरीके से वो ग्रिड सेशन में चले आते हैं और कहते हैं कि 10 घंटे नहीं करो, 12 घंटे अगर करो, 12 नहीं अगर तो इतने फर्ज करो, करें तो क्या अगर आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर को जेब देता है? फर्ज जी, करें फर्ज करें मैंने आपके पैसे देने हो, ठीक है। ठीक है, और मैं आपसे एक सच्ची चीज खरीद के महंगी चीज दोबारा आपको बेच रहा हूँ, और मैं फिर वो आपको देना भी छोड़ दूं और आपके पैसे भी ना दूं, तो आप एक दफा तो मुझे गुस्से से कहोगे कि यार अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारे लिए ये बंद कर लेकिन दूंगा, जब तुम्हें पहले और पीटीआई चीजें की नहीं गवर्नमेंट दूंगा। रही है तो पहले लेकिन अदवार में आपका ये मौक़िफ़ या डिमांड सामने क्यों नहीं आई? ये अचानक से कन्फ्रंट्रेशन वाली बात अभी क्यों आई है? इससे पहले किसी सीएम ने इस तरह से नहीं मांगा मैं आपको रफली अपना बता हक? देता हूँ, मैं बताता हूँ, इससे पिछले उसमें भी केपी गवर्नमेंट ने, उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे, जरा इससे कम थे, लेकिन उस वक्त भी कहा गया था कि वो हिस्सा दिया जाए और सब कुछ किया जाए, इसमें कोई शक ठीक नहीं, है। उस वक्त भी कहा गया था। इस लेकिन इस वक्त जो है ना, इस वक्त हमारा जो मौकफ है वो ये है कि अगर हमारे जो पैसे देने होते हैं, ठीक है। हम उसको सब्सिडाइज करके गरीबों को बिजली को सस्ती करना लेकिन चाहते हैं, सब्सिडी ये के लिए तो हमारा फिर मौकफ आईएमएफ, है, ये आपको पता है हमारा कि आईएमएफ हमें नहीं देने देता सब्सिडी हमारे साहब? देखिए, हम ये पुराने पैसे जो इन्होंने हमारे देने, मैं उनकी बात कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है, अगर पुराने पैसे, मैं नई की बात पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, टेकन, अगर पुराने पैसे जो इन्होंने देने हैं, हम कहते हैं हमें वो पैसे मत दो, उसकी बजाय पॉइंट हमें टेकन। हमारे साहब हम ये सब्सिडाइज कर दें, तकरीबन ठीक है? 1.5-2 मिनट रह गए। मैं चाह रहा हूँ कि इश्तियाक साहब से सलीम, मौका ले आप लूँ। जी इनसे जरा जी, बिजली उस्मान चोरी का साहिबा, भी काइंडली पूछ क्विकली लें प्लीज। कि बिजली चोरी कितनी हो रही है इनके सूबे में, जरा वो भी पूछ लें। जी ठीक है, इसका जवाब देंगे हमारे साहब बिजली चोरी के हवाले से? देखिए, बिजली चोरी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और बिजली चोरी इसलिए हो रही है कि 40 साल से जो चोर बैठे होते हैं उन्होंने सबको चोरी सिखा दिया है। जी ठीक है, जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया। इश्तियाक साहब, ये बताइएगा कि आप बीइंग अ बिजनेसमैन बताइएगा कि कितना ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए, वो क्या देख रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है जब पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी होती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चल रही होती हैं, और ख़ास तौर पे जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अलायंस में हुकूमत के, वही जब कहती है कि बजट में हम तो इनके साथ हैं ही नहीं, हम तो इख्तलाफ करते हैं, ये तो बजट ऑन ग्राउंड ये तो इन रियलिटी एक अजीब सी एक चीज़ आ गई है सामने। तो बीइंग अ बिजनेसमैन क्या अप्रोच होती है उस शख्स की? वो क्या ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? देखिए, आज ही ये आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर से मांडवीवाला साहब ने 2 मुलाकातें की थी, जो सेनेटर है पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी को ये एहसास था कि ये बजट जो है थोड़ा टफ होगा। टफ इस लिहाज से होगा कि जब आप 12 खरब के जो रेवेन्यू के ऊपर टारगेट रखेंगे आप उसको, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो लोगों पे, और खास तौर पे उन लोगों पे जो टैक्स नेट पे नहीं है, सख्ती करनी पड़ेगी। प्राइवेटाइजेशन के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री नहीं होती है। तो ये तमाम जो डिसीजंस थे, तो उन्होंने बेहतर किया कि मूव उनके लिए ये अच्छा था कि वो उसके अंदर से निकल गए और नहीं आए। जैसे उस्मान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का ये है कि जो मीठा है वो हप हप है और कड़वा जो है थू थू है, तो ये उन्होंने किया। मगर अब दूसरी बात ये हो रही है कि जी देखिए, पीटीआई जो है वो शुरू से उनकी ये पूरी कोशिश होती है। अभी कल ही देख लें कि उनके गवर्नर ने कितना सख्त बयान दिया है कि हम आईएमएफ से जाके कांटेक्ट करेंगे। इससे पहले भी मैं कभी ये नहीं भूलूंगा, बीइंग ए बिजनेसमैन, कि सीएम जब ने, चीफ आईएमएफ से मिनिस्टर ने जो थे जी के ऊपर थे, तो पीटीआई के जो लोग थे वो आईएमएफ के बाहर अमेरिका के अंदर ये मुजाहरा कर रहे थे कि पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो कर्जा नहीं दे। तो पीटीआई की तो ये पूरी जी कोशिश है कि ठीक है, किसी तरीके से
पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, मगर मुझे ख्याल है कि ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पॉइंट टेकन। मिर्ज़ा साहब, सेनेटर हुमायूं साहब, उस्मा कारदार साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते बुला